हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं आपका फेमिनिज्म में जो सबसे पॉपुलर नाम आता है और सबसे पहले नाम आता है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को लेके। तो मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट को समझना आपको, इनका मतलब है कि मॉडर्न फेमिनिज्म के बर्थ के मोमेंट को समझना। वो सिर्फ एक राइटर नहीं थी, शी वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर, अ मॉरल फिलोसोफर और अपने टाइम से काफी अलग चल रही वुमेन थी। तो आप इनका देखेंगे यहाँ पे शी वॉज बॉर्न ऑन 27 अप्रैल 1759 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और लंदन में इनका जन्म हुआ था एंड शी डाइड वेरी यंग ऑन 10 सितंबर 1797। बट ये जो इनका छोटा सा शॉर्ट लाइफ स्पैन था, शी प्रोड्यूस्ड आइडियाज दैट परमानेंटली चेंज्ड द वे वुमेन राइट्स वर डिस्कस्ड इन यूरोप। वॉल्स्टोनक्राफ्ट आपके जो है ये आपके एनलाइटन एरा में बिलोंग करती थी, 18th सेंचुरी यूरोप में। ये एक ऐसा टाइम था जब रीजन, लॉजिक, एजुकेशन और इंडिविजुअल राइट्स पर बहुत जोर दिया जा रहा था। फिलोसोफर्स जैसे कि आपके लॉक हो गए, जॉन रोसो हो गए, आपके वोल्टेयर हो गए, ये ह्यूमन इक्वालिटी और रैशनल थॉट की बात कर रहे थे। लेकिन आयरनी ये थी कि ह्यूमन का मतलब ज्यादातर सिर्फ मैन होता था। वुमेन वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वुमेन को इमोशनल, इरेशनल और डोमेस्टिक बीइंग्स माना जाता था। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट इसी हिपोक्रेसी को चैलेंज करती है। अगर आप पर्सनली देखोगे तो वॉल्स्टोनक्राफ्ट वाज सेल्फ एजुकेटेड, विच इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उन्होंने काम किया, एक एज अ गवर्नेंस काम किया, टीचर, ट्रांसलेटर और राइटर की तरह उन्होंने काम किया और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करती रही। हर लाइफ एक्सपीरियंस गेव हर अ शार्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी। आप इनको बहुत, इनकी फेमस डॉटर है, आप उन्हें मैरी शैले के नाम से जानते हैं। शी वॉज द मदर ऑफ मैरी शैले, द ऑथर ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, विच शोज हाउ इंटेलेक्चुअल लेगेसी पास फ्रॉम मदर टू डॉटर। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो इनकी राइटिंग्स दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना 1789 में, उसके साथ में बहुत कनेक्टेड है ये। और साथ ही में इनके डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन वो भी हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स जो थे, ये डॉक्यूमेंट्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, लेकिन वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स से ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वॉल्स्टोनक्राफ्ट इसी कॉन्ट्राडिक्शन पर सवाल उठाती है कि अगर राइट्स नेचुरल और यूनिवर्सल है तो वुमेन उनसे बाहर क्यों है भाई। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये इन पे डिबेट करती है अपना। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इट वाज पब्लिश्ड इन 1792। तो ये इनका सबसे फेमस और मोस्ट एग्जामिनेबल वर्क है। तो ये पब्लिश किया गया था 1792 में। और ये जो बुक है, ये एक डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, सिर्फ आपका एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी नहीं है। इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था चार्ल्स मॉरिस डे पेरिगॉड का, ये है यहाँ पे इनका पूरा नाम, यहाँ पे उनका रिपोर्ट जो फ्रेंच नेशनल असेंबली के लिए लिखा गया था। अब उस रिपोर्ट में यह सजेस्ट किया गया था कि गर्ल्स के एजुकेशन लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि उनका प्राइमरी रोल क्या है, डोमेस्टिक माना जाता है। उनको घर संभालना है, तो इसलिए उनको ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। तो वोल्स्टोनक्राफ्ट ने इसी वर्क को टैलीरैंड को डेडिकेट किया, ऑलमोस्ट एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज के रूप में। और वो पोलाइटली बट फॉर्मली अर्ज करती है कि अगर फ्रांस सच में रैशनल और जस्ट सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो वुमेन के रिफॉर्म से बाहर नहीं, वुमेन जो वुमेन है उनको रिफॉर्म से बाहर नहीं रखा जा सकता है। सो द फुल टाइटल जो इस वर्क का है यहाँ पे, इट इटसेल्फ इज वेरी रिवीलिंग, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और पूरा टाइटल है विद स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि वोल्स्टोनक्राफ्ट वुमेन राइट्स को सिर्फ पर्सनल इशू नहीं बल्कि पॉलिटिकल और मॉरल क्वेश्चन बनाती है। अब मेन एम क्या था इसका यहाँ पे, तो मेन एम जो था यहाँ पे इस वर्क का, तो मेन एम था कि वोल्स्टोनक्राफ्ट का कि ये प्रूव करना कि वुमेन नेचुरली इंफीरियर नहीं होती। अगर वो वीक है, इमोशनल या इंटेलेक्चुअली शैलो दिखती है, तो वो पुअर एजुकेशन और सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है, ना कि नेचर का। तो उनका सेंट्रल थीसिस बिल्कुल एनलाइटनमेंट लॉजिक पर बेस्ड है। वुमेन को रैशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। रीजन डेवलप्ड होने से वुमेन क्या बनेगी, वो शी विल बी अ वर्चुअस सिटीजन, वो वर्चुअस सिटीजन बन सकती है, सोसाइटी के लिए वो यूजफुल हो सकती है, बेटर वाइफ और मदर्स बन सकती है। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि शी यूजेस दिस आर्ग्यूमेंट स्ट्रेटेजिकली, ताकि जो मेल लोग हैं जो उनको मदर के रोल में देखना चाहते हैं वो इसको रेजिस्ट ना कर सके। तो आप देखो यहाँ पे शी इज यूजिंग हर माइंड एज वेल टू मैनिपुलेट, आप मैनिपुलेट कह सकते हो या फिर टू यू नो कन्विंस
द मेल अथॉरिटेरियन सोसाइटी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोल्स्टोनक्राफ्ट इक्वालिटी को, जो केओस है यहाँ पे, उसको उसको इक्वालिटी को केओस से नहीं जोड़ती। वो ये नहीं कहती कि वुमेन मैन जैसी हो जाए, बल्कि वो ये कहती है कि वुमेन को थिंकिंग बीइंग्स ट्रीट किया जाए। तो एजुकेशन का गोल इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है, ना कि कोई सुपरफिशियल चार्म। अब क्यों ये टेक्स्ट इतना माना जाता है आपका यहाँ पे, इतना पॉपुलर क्यों है ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे? क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टमेटिक फेमिनिस्ट पॉलिटिकल ट्रेटाइज कंसिडर किया जाता है इस टेक्स्ट को। ये एनलाइटनमेंट के आइडियाज को वुमेन के राइट्स तक एक्सटेंड करती है। रॉसो जैसे थिंकर्स के व्यूज को ये इनडायरेक्टली चैलेंज करता है ये वर्क आपका यहाँ पे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये आपका यहाँ पे। फेमिनिज्म को इमोशन नहीं बल्कि रीजन के बेस पर एस्टैब्लिश किया है। और बार बार एग्जाम में ये टेक्स्ट आपके प्रोटो फेमिनिज्म, एनलाइटन फेमिनिज्म, रैशनल एजुकेशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इनके साथ में से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो मेजर आर्ग्यूमेंट इन्होंने अपने वर्क में दिया था वो ये दिया था कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का फेमिनिज्म इमोशनल रेबेलियन नहीं बल्कि रैशनल क्रिटिक है। वो एनलाइटनमेंट के टूल्स जैसे कि आपका रीजन हो गया, लॉजिक हो गया, मॉरल फिलोसफी हो गया, इनको यूज करके पेट्रियार्की को एक्सपोज कर रही थी। तो इस सेक्शन में हम उनके कोर आर्ग्यूमेंट्स को सिस्टमैटिकली समझेंगे। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना, इसको ध्यान से सुन लेना, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका क्रिटिक ऑफ रॉसोज व्यू ऑफ वुमेन। अब वोल्स्टोनक्राफ्ट का सबसे डायरेक्ट अटैक था रॉसो के ऊपर, स्पेशली उनकी जो बुक थी यहाँ पे एमिली, तो ये एमिली की इस बुक वर्क के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था। तो रॉसो कहते हैं कि वुमेन नेचुरली सबऑर्डिनेट होती है और उनकी एजुकेशन का पर्पस सिर्फ मेन को प्लीज करना होना चाहिए। वुमेन को सॉफ्ट, इमोशनल और डिपेंडेंट बनाया जाना चाहिए, ये रॉसो का बिलीफ था। तो वोल्स्टोनक्राफ्ट ने इस आइडिया को डेंजरस और डैमेजिंग बनाया। वो मानती हैं इसको कि भाई ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी बकवास करोगे क्या? तो वो आर्ग्यू करती है कि ऐसी एजुकेशन वुमेन को वीक, कनिंग और फ्रेवुलस बनाती है। जब एक वुमेन को सिर्फ चार्म या ओबिडेंस सिखाया जाता है तो उसका रीजन डेवलप ही नहीं होता, वो उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है। आप देखते होंगे आप आजकल की बॉलीवुड मूवीज में, स्पेशली अगर आप ये एक्ट्रेस तृप्ति दिमरे को लेके देखोगे आप यहाँ पे, तो उसके रोल्स क्या है मूवीज में, एक ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट उसको ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे। आपका हर मूवी में देख लो, आप कोई सा भी एनिमल मूवी देख लो, या फिर अभी वो शाहिद कपूर के साथ में जो आई है उसको। तो दिस इज हाउ मेन आर मेकिंग, क्रिएटिंग अ इमेज फॉर वुमेन। तो ऐसे ही उन्होंने, रॉसो ने इस अपने वर्क में पोर्ट्रे किया था वुमेन को, जिसका वोल्स्टोनक्राफ्ट ने ऑब्जेक्ट किया था। ये वीकनेस नेचर की वजह से नहीं बल्कि डिजाइन डिपेंडेंस की वजह से होती है, ये वो आर्ग्यू कर रही थी। इसलिए वोल्स्टोनक्राफ्ट के लिए रॉसो का मॉडल सोशल करप्शन का सोर्स है, नेचुरल ऑर्डर का नहीं है ये। ठीक है, दूसरा ये बात कर रहे थे यहाँ पे आपका रैशनल एजुकेशन फॉर वुमेन के ऊपर। अब वोल्स्टोनक्राफ्ट का सेंट्रल बिलीफ यह है कि वुमेन की जो वीकनेस दिखाई देती है वो एजुकेशन के डिनाइल का रिजल्ट है, ना कि बायोलॉजिकल इंफीरियोरिटी। अगर लड़कियों को बचपन से ही सेम इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग मिले जो बॉयज को मिलती थी, हम सो वी आर टॉकिंग अबाउट इन द 18th सेंचुरी, तो ये तब की बात कर रही थी। और ये उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर उनको सेम एजुकेशन मिले और ट्रेनिंग मिले तो वो इक्वली स्ट्रांग और रैशनल बन सकती है। इसीलिए वो डिमांड करती है कि स्टेट फंडेड को एजुकेशनल डे स्कूल्स जहां बॉयज और गर्ल्स साथ में पढ़े। तो एजुकेशन का एम सिर्फ मैनर्स या अकम्पलिशमेंट नहीं होना चाहिए बल्कि रीजन का डेवलपमेंट हो, मॉरल वर्च्यू हो और फिजिकल स्ट्रेंथ हो। और वोल्स्टोनक्राफ्ट के लिए रैशनल जो है यहाँ पे आपका एजुकेशन वुमेन को सिर्फ बेटर वाइफ्स नहीं बनाता बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बनाता है, जो इसकी वजह से वो अपना लाइवहुड, अपना खुद का इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हासिल कर सके और खुद का रोटी पानी कमा सके। तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रेटेजिकली फ्रेम्ड है, वो डोमेस्टिक रोल को रिजेक्ट नहीं करती बल्कि उसे इक्वालिटी के बेस पर रीडिफाइन करती है। ठीक है, फिर आता है वुमेन एज रैशनल कंपेनियंस नॉट मियर वाइफ। अब देखो, वोल्स्टोनक्राफ्ट मैरिज को एक इक्वल पार्टनरशिप की तरह देखती है, ना कि उसको कोई एक डिस्पोटिज्म फॉर्म की तरह। उनके अकॉर्डिंग जब वुमेन इग्नोरेंट और डिपेंडेंट होती है तो तब मैरिज एक अनइक्वल पावर रिलेशन बन जाता है, जहां हस्बैंड आपका मास्टर बनता है और वाइफ क्या होती है, उसकी सब्जेक्ट। तो वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है वुमेन को ऑर्नामेंट्स बनाने की आइडियोलॉजी से। सिर्फ ब्यूटी, चार्म या ओबीडियंस के लिए अगर आप ये सब बना रहे हो तो डोंट डू इट। तो ऐसी वुमेन ट्रू कंपेनियनशिप ऑफर ही नहीं कर सकती है वो। तो
तो वोllstonecraft के लिए आइडियल मैरिज वही है जहां दोनों पार्टनर्स आपके थिंकिंग बीइंग्स हो, जो रिस्पेक्ट और रीजन के बेसिस पर साथ रहे। ठीक है, फिर इन्होंने आर्ग्यू किया था क्रिटिक ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एम्फेसाइज ऑन रीजन के ऊपर। अब 18th सेंचुरी में एक पॉपुलर कल्चर था जिसे कल्ट ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग वुमेन को एक्स्ट्रा इमोशनल, डेलिकेट और फ्रेजाइल होना चाहिए। क्यों? इंसान, आदमी रो नहीं सकता, आदमी के आंसू नहीं निकल सकते, ये आपके उस टाइम के 18th सेंचुरी की सोसाइटी का मानना था। तो अब उसके अपोजिट दूसरे वाले आपके जो बीइंग है, जो वुमेन को बनाया गया, तो उसको एक्स्ट्रा डेलिकेट होना पड़ेगा ना यहाँ पे वो बैलेंस करने के लिए। तो ये वो बोल रहा है कि वो एक्स्ट्रा इमोशनल हो, एक्स्ट्रा डेलिकेट हो और एक्स्ट्रा फ्रेजाइल होनी चाहिए। ठीक है, उसको रोती रहनी चाहिए, वो बेहोश हो जाए, इमोशनल एक्सेस, इसी को फेमिनिन वर्च्यू माना जाता था। आज के जैसे बोल्ड लेडीज मेरे जैसी हो या कोई और जैसी हो, उनको तो फीमेल ही कंसिडर नहीं किया जाता था। सो वुलस्टोनक्राफ्ट इस कल्चर को आउटराइट रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि एक्सेसिव सेंसिबिलिटी वुमेन को वीक और डिपेंडेंट बना देती है। और जो ट्रू वर्च्यू है जिसके बारे में बात कर रहे हो आप, ये जो वर्च्यू के ये जो और वर्च्यू को आप जो ये डेफिनेशंस दे रहे हो कि हाँ भाई आप फेमिनिन क्या है, अगर आप डेलिकेट हो, अगर आप बेहोश हो रहे हो धूप में जाके, तो आप वुमेन बन रहे हो। तो वो कह रही है कि ये ऐसे इससे यहाँ पे आपकी वर्च्यूअस नहीं आएगी, यहाँ पे ये उल्टा आप उनको और डिपेंडेंट बना रहे हो। तो ट्रू वर्च्यू इमोशन से नहीं बल्कि रीजन और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर से आती है। वुमेन को सोचना, जज करना और डिसीजन लेना सिखाया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ फील करना चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में बात करोगे तो वोllstonecraft क्लियरली समझाती है कि जब तक वुमेन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहेंगी तब तक इक्वालिटी आपकी पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉपर्टी राइट्स हो, आपके इनहेरिटेंस हो या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, वुमेन को सिस्टमेटिकली हर जगह से एक्सक्लूड किया गया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से वो क्या बन गई, वो सिर्फ एक स्लेविश ओबीडियंस में जीने के लिए मजबूर हुई, क्योंकि और कहीं पे चीज पर तो उसका हक ही नहीं है। अपने खुद की बाप की प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल सकती, वो उसके पति को जाएगी। इसी वजह से वो बेचारी वहां पे अपने हस्बैंड, अपने जो भी उसके मेल अथॉरिटी है उनके पीछे जी हाँ जी हाँ जी हाँ करने में लगी रहती है। तो वो आर्ग्यू करती है कि वुमेन को जो प्रोफेशंस है उनमें उनको एंटर करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना खर्चा खुद उठा सके। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही ट्रू मॉरल इंडिपेंडेंस को जन्म देता है। ये उन्होंने यहाँ पे बोला है, अपना आर्ग्यू किया हुआ है इस वर्क में। की कॉन्सेप्ट्स और फ्रेजेस आपको जो ध्यान रखे जो इन्होंने अपने वर्क में इंक्लूड किए थे, वो आता है इनका सबसे पहले दैट अ माइंड हैज नो सेक्स। तो ये आपके इक्वालिटी ऑफ रैशनल कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। स्लेविश ओबीडियंस, ये डिपेंडेंस का साइकोलॉजिकल रिजल्ट है। रैशनल क्रिएचर्स, वुमेन भी रीजन बेस्ड बीइंग्स है यहाँ पे। शी ऑल्सो हैज द सेम एबिलिटी टू बी रैशनल। कॉकेट्री, ये आपका आर्टिफिशियल चार्म है जो उन्होंने अडॉप्ट किया था ड्यू टू पुअर एजुकेशन। tyranny ऑफ मेन, सिस्टमिक सप्रेशन ऑफ वुमेन्स इंटेलेक्ट, हर तरीके से सोच समझ के उसको एजुकेशन नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो मिल गया तो फिर उनका घर कौन संभालेगा। तो ये वुमेन को बहुत ही सोच समझकर, सोसाइटी ने बहुत ही सोच समझकर ये सारे लॉज लागू किए थे उसके ऊपर कि कहीं ये जेंडर आगे ना बढ़ जाए। एजुकेशन और टू बी द सेम फॉर बोथ सेक्सेस, को एजुकेशन की कोर डिमांड थी। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बात किया था। आप इनका लेगेसी का बात करोगे तो वोllstonecraft की लेगेसी को मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो यू ऑलरेडी नो अबाउट हर लेगेसी। वोllstonecraft को राइटली लिबरल फेमिनिज्म का फाउंडर माना जाता है। ये जो आज हम यहाँ पे प्रोटो फेमिनिज्म, ये जो आज हम यहाँ पे फेमिनिज्म की बातें करते हैं, हमें जो भी वोटिंग राइट्स, जो भी हमें जो बेसिक चीजें मिली हैं, शी वॉज द वन हु इनिशिएटेड ऑल दिस। इन्होंने सोसाइटी के सामने हक के लिए बोलना चालू किया था, बेसिक से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। फेमिनिज्म के अगर आप लेवल्स पे जाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये वुमेन, ये जो जेंडर है यहाँ पे, ये कैसे अपने बेसिक राइट्स के लिए इन्होंने कैसे कैसे स्टार्टिंग किया था। अब तो खैर काफी सारी चीजें डिबेटेबल है यहाँ पे, बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इट बिगैन। ठीक है, तो इनको फेमिनिज्म का फाउंडर माना जाता है। उसका इन्फ्लुएंस बाद के थिंकर्स पर आपको क्लियरली दिखाई देगा, स्पेशली जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो उन्होंने वर्क लिखा था उसमें। सफ्रेजेट मूवमेंट और 19th सेंचुरी वुमेन्स एजुकेशन रिफॉर्म्स भी इसी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के इंस्पायर हुए हैं, इसीलिए उनको अक्सर फर्स्ट फेमिनिस्ट फिलोसोफर कहा जाता है इन वेस्टर्न थॉट। ठीक है,
आप क्रिटिसिज्म का बात करोगे तो इतने शानदार रेडिकल आइडियाज होने के बाद में भी वुllstonecraft की कुछ लिमिटेशंस भी थी, और वो क्या थी? सबसे पहली, वो मेनली मिडिल क्लास वुमेन पर फोकस करती है। वर्किंग क्लास और पुअर वुमेन लार्जली एब्सेंट है इनके आपके वर्क्स में से। वो पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि वोटिंग और ये इन सारी चीज़ों की एक्सप्लिसिटली डिमांड नहीं करती। कुछ मॉडर्न क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मदर्स और वाइफ्स का रोल को एम्फसाइज करके वो पैट्रियार्की को पार्शियली रीइंफोर्स करती है। लेकिन ये लिमिटेशंस उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए कि उस टाइम पर क्या वो मान रही थी। अगर हम आज के टाइम पे इंटरप्रेट करें, आज के टाइम पे तो हम कुछ भी कह सकते हैं ना यहाँ पे, बट देन वी हैव टू फोकस ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल कि हम किस जमाने की बात कर रहे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कंपैरिजंस को आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों का। यहाँ पे तो वुllstonecraft और रॉसो का कंपैरिजन में रॉसो का मानना था कि वुमेन नेचुरली इन्फीरियर है, और वुllstonecraft का कहना था कि वुमेन को एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इन्फीरियर बनाया गया है। और आप इनको अगर मिल के साथ में कन्वर्ट करोगे तो दोनों इक्वालिटी को आर्ग्यू करते हैं, लेकिन मिल पॉलिटिकल राइट्स तक आगे जाते हैं। वुllstonecraft और विक्टोरियन फेमिनिस्ट की बात करोगे तो वुllstonecraft एजुकेशन और रीजन पर फोकस करती है, और विक्टोरियन सफरेज और प्रॉपर्टी राइट्स डिमांड करते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, सो मैरी वुllstonecraft का जो है राइटिंग विद इन द एनलाइटन फ्रेमवर्क, शी आर्ग्यूज दैट वुमेन्स इंफीरियोरिटी इट इज सोशली प्रोड्यूस्ड थ्रू डिफेक्टिव एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस। और ये जो रैशनल एजुकेशन है, इट अलोन कैन ट्रांसफॉर्म वुमेन इनटू इक्वल कंपेनियंस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। गॉट इट? ये की पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में इनको लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू जस्ट रीड देम वंस। गॉट इट? और अब आप इनका क्वेश्चन देखो। मैरी वुllstonecraft's ऑफ इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन वाज प्राइमरीली अ रिस्पॉन्स टू, किसका रिस्पॉन्स था ये यहाँ पे आपका? सो इट वाज अ रिस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट बाय ये टैलीरैंड टू द फ्रेंच नेशनल असेंबली का आपका रिस्पॉन्स था यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में इनको पेरिगॉड को उस रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में लिखा था जो गर्ल्स एजुकेशन को लिमिटेड और डोमेस्टिक इन्होंने बनाया था यहाँ पे आपका। ठीक है, फिर है वुllstonecraft सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इन द विंडिकेशन इज दैट वुमेन अपीयर inferior to men because lack of rational education and सोशल कंडीशनिंग। वो बिल्कुल क्लियरली कहती है कि वुमेन नेचुरली इंफीरियर नहीं होती, जो वीकनेस दिखती है वो डिफेक्टिव एजुकेशन और सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है यहाँ पे आपका। फिर है विच फेमस एनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स व्यूज ऑन फीमेल एजुकेशन डिड वुllstonecraft विगरसली अपोज? किसको अपोज किया गया था? रॉसो को इन्होंने खुले में अपोज किया है। उनके जो स्पेशली उनका जो वर्क था एमिली, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि वुमेन को मेन के लिए बनाया गया है, उसको प्लीज करने के लिए। तो ये जो आइडिया था, इसको ये जो व्यू था, इसको वुllstonecraft ने बहुत ही डेंजरस आइडिया कहा, क्योंकि ये वुमेन को वीक, डिपेंडेंट और मैनिपुलेटिव बनाता है यहाँ पे आपका। और ये रॉसो की ये बुक का वो प्राइमरी इंटेलेक्चुअल टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द फ्रेज माइंड हैज नो सेक्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ में एसोसिएट किया गया है आपका ये फ्रेज? तो ये आपका वुllstonecraft के साथ में एसोसिएट किया गया है। ये फ्रेज उनकी इगैलिटेरियन फिलोसॉफी का एसेंस है। इसका मतलब है कि रीजन जेंडर बेस्ड नहीं होता। अगर माइंड रैशनल है तो उसका सेक्स इररेलेवेंट है यहाँ पे आपका। फिर है व्हाट वाज वुllstonecraft's रेवोल्यूशनरी प्रपोजल रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम? तो ये स्टेट फंडेड को एजुकेशनल डे स्कूल्स के बारे में बात कर रही थी, और ये प्रपोजल अपने टाइम के लिए एक्सट्रीमली रेडिकल था। कहाँ तो वहां पे वुमेन को पढ़ने को नहीं दिया जा रहा, और कहाँ ये को एजुकेशन की बात कर रही है यहाँ पे आपका। वुllstonecraft is often considered a foundational figure of which type of feminism? तो ये लिबरल और एनलाइटनमेंट फेमिनिज्म के साथ में इनको एसोसिएट किया जाता है, जहां पे रीजन, एजुकेशन और इक्वालिटी बिफोर लॉ पर ये बेस्ड है। वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और रैशनल सिटीजनशिप की बात करती है। तो ये अप्रोच आपका इस लिबरल फेमिनिज्म का कोर आइडिया है। बिसाइड्स बीइंग अ फिलोसोफर, मैरी वुllstonecraft इज ऑल्सो फेमस फॉर बीइंग द मदर ऑफ मैरी शेले की ये मदर है यहाँ पे आपका। ठीक है, Which of the following was not a key demand or theme in Wollstonecraft vindication? क्या नहीं था? वो था वुमेन्स राइट टू वोट। सफरेज आपका विक्टोरियन फेमिनिज्म के साथ में एसोसिएट करोगे। वुllstonecraft ने आपका इसके बारे में बात नहीं किया था। ये एक ट्रैप क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछा जाता है। वुllstonecraft वुमेन की एजुकेशन और रैशनल इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन एक्सप्लिसिट सफरेज डिमांड नहीं करती। वोटिंग राइट्स का इशू बाद के विक्टोरियन फेमिनिस्ट और सफरेगेट्स उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। तो ये है इसका आंसर। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया था? 1792 में। अकॉर्डिंग टू वुllstonecraft, व्हाट डिड द
प्रिवेलिंग एजुकेशन ऑफ वुमेन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है आपका ये यहाँ पे आपका, सो ये जो है ये आपका प्रोड्यूस करती है कनिंग एंड फ्रिवलस बीइंग्स को, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जब वुमेन को सिर्फ चार्म या ओबीडियंस सिखाया जाता है तो वो रीजन की बजाय मैनिपुलेशन यूज करना सीखती हैं, और इसीलिए सोसाइटी ने वुमेन को नेचुरली वीक नहीं बल्कि उसको आर्टिफिशियली फ्रिवलस बनाया है। तो ये वुमेन का नहीं, एजुकेशन का फेलियर है, ठीक है। तो ये था आपका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और अगर आपको ये चाहिए यहाँ पे इसका कोर्स आपके जो ऑनगोइंग है यहाँ पे आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीज आर द कोर्सेज दैट आर ऑनगोइंग। ये आपके ऑनगोइंग कोर्सेज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे आपका, ठीक है। और या फिर आप इसे ऐप को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐप आपका इस प्ले स्टोर का ये स्कैनर है यहाँ पे, और ये आपका iOS के लिए है। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ डाउट या क्वेरी है। पर व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट कीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल रिवर्ट बैक, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऑनलाइन जो कोर्सेज आपके अवेलेबल है उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।